तो देखिए टॉपिक हमारे पास क्या है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। बिना गॉस लॉ के ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस बारे में हमें समझना है। इसकी जो डेरिवेशंस और जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट मैं इसको दूसरे तरीके से कराऊंगा और थोड़ा सा इजी बनाऊंगा। देखिए समझना कैसे है। ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है इसमें जो ये पार्टिकल है उसकी लोकेशन हमने एक पॉइंट पे मान ली है P। इवन हम इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। इसकी लोकेशन को चेंज करेंगे तो रेस्पेक्टिव ये एंगल चेंज होगा, करेक्ट? ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है एक लोकेशन P पर हमें दिया गया है। अब कैसे फाइंड करेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर से? तो देखिए जितने भी चार्जेस हैं वो सब अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कंट्रीब्यूट करते होंगे, लेकिन हमने इस पार्टिकल को बहुत ही स्मार्ट और साफ तरीके से लिया है एकदम इसके सेंटर ऑफ मास पर, जिससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमें कि ये जो पार्टिकल है आधे चार्जेस इधर हैं और आधे चार्जेस इधर हैं, हाफ हाफ चार्जेस हो चुके हैं। ये जो डिस्टेंस है वो x, बाकी रेस्ट वो भी x। अब इसमें क्या होने वाला है, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पर एक्ट करती है तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है? और फिर हर पॉइंट से इस पर एक्ट करेगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है वही चार्ज यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कंट्रीब्यूट करेगा, तो आधी आधी सिमेट्री करके वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, ज़रा देखो। मानो कि अगर यहाँ पर है हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल जो कंट्रीब्यूट करता है, ये भी एंगल थीटा है, ठीक है, क्योंकि हमने हाफ और हाफ ट्रायंगल में बांटा है इसको, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो भी E, क्योंकि चार्ज सेम है। ऐसे केस में ये दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? इनके कंपोनेंट को रिजॉल्व करके। इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो हमको इसको ऊपर की तरफ इसको रिजॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर वेक्टर एक ये है और हम चाहते हैं कि इस वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व करना, कैसे करने का तरीका? फर्स्ट वी टेक एज y एक्सिस, वी टेक एज दिस एक्सिस। तो इस वेक्टर का इफेक्ट इस एक्सिस में या इस डायरेक्शन में कितना होगा हम ऐसे पता करते हैं कि हम इस पर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। तो हमें इससे पता चल जाता है कि इसका असर यहाँ पर इतना है, और इस लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसी पॉइंट से, तो यहाँ से इसका असर इतना है। अब उसी चीज़ को वहाँ कर लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो इसका असर ये और इसका असर इतना। तो इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो चुके हैं। अब देखो इसके भी कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। वो कैसे कैसे होंगे? इधर और एक इधर। अच्छा, ये एंगल थीटा है, ठीक, तो ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे होगा ये एंगल थीटा? तो आप इसमें देखो कि एक लाइन ये है जो ये वाली है, ठीक, और इस पर एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया हमने, ये सीधी लाइन। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। डायग्राम में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, दिखता नहीं है, बट दे आर वर्टिकली अपोजिट। ये वाला जो कंपोनेंट है ये होगा DEY और ये वाला DEX। ये कंपोनेंट यहाँ से इसके साथ कैंसिल, ये सिमेट्री फॉलो करेगा।
यहाँ से जो इसके बनाएंगे वो भी इधर, सब के सब कैंसिल। केवल और केवल नेट इफेक्ट वो होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो नेट इफेक्ट होगा, तो आपका मन कहता है कहने का कि इसमें 1DE 2DE 3DE जितने चार्जेस हैं उन सब का DE ऐड कर दो, यही ना। मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसको ऐड करूंगा तो कैसे करूंगा। सबसे पहले जो DEX है वो तो कैंसिल हो गया, तो DE जो हमारे पास y डायरेक्शन में है ये कितना है, तो देख सकते हो आप, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर साइन थीटा, और इस परपेंडिकुलर पे 90 कॉस थीटा, तो DEY कितना है हमारे पास, तो आंसर है ये हो जाएगा हमारे पास E कॉस थीटा। DE कॉस थीटा। अब DE क्यों, क्योंकि इससे बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी तो स्मॉल होगी ना हर एक पॉइंट पर, तो DE कॉस थीटा। नाउ DE कितना होता है, सभी नो K DQ अपॉन R स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस R, सो द आंसर इज सेपरेशन डिस्टेंस, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस। अच्छा आगे सॉल्व करें अगर, तो DQ को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स DL अपॉन R स्क्वायर, और साथ में ये तो चलो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा K लैम्डा DL अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा, और फिर यहाँ पर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम बोलेंगे कि DEY जो अप कंपोनेंट है उसको फाइंड करो, तो आप फाइंड करोगे कि इसको ढूंढने के लिए हमें ये और ये दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों, DEY है क्या, DE कॉस थीटा, तो इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। इसको फाइंड करते हैं, तो E जो y डायरेक्शन में है इसको नेट E बोल देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक, और DE कॉस थीटा में DE हमारे पास क्या है, K लैम्डा DL R स्क्वायर देन कॉस थीटा। अब इसमें कांस्टेंट फाइंड करो और उसको सेपरेट कर लो। K कांस्टेंट, सेपरेशन डिस्टेंस भी कांस्टेंट, लैम्डा भी, DL भी, ठीक है। अगर ये सब कांस्टेंट है तो मुझे एक बात का आंसर दो, फिर हम इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, नहीं हो पाएगा। हमारे पास जो वेरी कर रहा है वो कौन है, एंगल। अगर हम एंगल को वेरी कराते जाएंगे तो ये पार्टिकल चेंज होता जाएगा, तो हमें एक ऐसे टर्म ढूंढनी पड़ेगी जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर सकें। कैसे ढूंढेंगे हम इस चीज़ को, तो देखिए ढूंढने का तरीका ये कि हमारे पास जो ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर है, नॉन पैरामीटर में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कहने का मतलब क्या कि कॉस थीटा को जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसको थीटा के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, है ना। तो हम चाहेंगे कि जो भी चीज़ें रिमूव होकर थीटा में कन्वर्ट हो जाएं उसको कर लो। यहाँ से अगर देखें तो थीटा यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से tan थीटा निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस R, करेक्ट। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा R tan थीटा, ठीक है। अच्छा, फर्दर इसको हम अगर आगे करना चाहें, थीटा के रिस्पेक्ट में लाना चाहें, ये तो x की वैल्यू आ चुकी है। ये x है क्या, ये x आपका ये छोटे छोटे लेंथ है जिसको हमने dl माना है, तो इसको मैं dx भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने इसी को छोटे छोटे पार्ट में रिमूव किया, तो dx। तो dx कितना हो जाएगा, जब इसको डेरिवेटिव करेंगे dx हो जाएगा हमारे पास r, और tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, और हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा d थीटा। फिर से बताता हूँ आपको मैं,
क्या किया मैंने इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। अगर मैं y को इंटीग्रेट नहीं, डेरिवेटिव y को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो ये हो जाएगा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा कुछ है ना। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज निकालना। तो y कोई एक ऐसा फंक्शन है जो x पर डिपेंड करता है, लेकिन ये है क्या हम नहीं जानते, तो इसको हम जीरो भी नहीं लिख सकते, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि y तो x पर डिपेंड करने वाला फंक्शन हो सकता है। सेम हम इसको भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dx/dx, है ना। x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो आ जाएगा 1, और ये तो कांस्टेंट है, और जिसको हम करेंगे ये बचेगा, ये थीटा x का फंक्शन हो सकता है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dx। हम फिर थीटा को भी करते हैं, फिर ये हो जाएगा चेंज इन थीटा विद रिस्पेक्ट टू dx। उस dx को मैं यहाँ ले जाता हूँ कि dx यहाँ पर आ गया, ठीक है। डिवाइड में नहीं होता बट ऐसा हम कर सकते हैं, तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास। तो इस dx की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स बी राइट। इस पर थोड़ा ध्यान देना कि जो आर स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर है, ये दोनों लिखे तो एक ही हैं बट ये डिफरेंट हैं। डिफरेंट का मतलब क्या कि ये तो हो गई सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, और ये जो आर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, ये होता है चार्ज से सेपरेशन डिस्टेंस इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, फिर हम इस आर को y लिख लेते हैं, क्योंकि r हमारे पास ये वाली डिस्टेंस होती है, सेपरेशन डिस्टेंस, ये, ठीक है। इस r को हम फर्दर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो ये 90 डिग्री है, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर हाफ, मतलब रूट में आ जाएगा ये। तो r स्क्वायर की जगह पर लिखना चाहेंगे, तो अभी इसको आगे सब कुछ कर लेते हैं, यहाँ पर करते हैं। ये जो वैल्यू मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, r tan थीटा और dx इक्वल्स टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। tan थीटा का जो डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज, वो sec स्क्वायर थीटा होता है। आप 12th क्लास की मैथमेटिक्स में भी देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम इतना तो समझ भी सकते हैं कि tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, सो अब E नेट विल बी K कांस्टेंट, तो इन सब चीज़ों को मैं बाहर लिख लेता हूँ, K लैम्डा, और इनको मैं चेंज कर लेता हूँ, किस में चेंज करूँगा? dx की जगह पे मैं r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, r sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, डिवाइड में r स्क्वायर, और r स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एंड दिस r विल बी योर y, करेक्ट ना? जो हमने r लिखा था वो आपका y हो जाएगा, तो मैं इसको y लिख लेता हूँ, y, क्योंकि हमने जो r माना था ना, कैसे माना था हमने? tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वो बेस हमने r लिया था, तो हमने इसको y लिख दिया ना, क्योंकि वो r वो सेपरेट डिस्टेंस है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास r है, ये तो ये वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो चार्ज पार्टिकल से आती है, तो ये ठीक है। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर,
सो एक्स स्क्वायर विल बी योर वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर कंप्लीट, देन कॉस थीटा। अब थोड़ा सा ये सिंपल हो जाएगा, कैसे? के लैम्डा माइनस इन्फिनाइट से इसको मैं अलग कर देता हूँ, प्लस इन्फिनाइट तक लिमिट। अब देखिए इसमें से अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो वाई स्क्वायर को अगर मैं हटा के कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेंथ में भी शायद आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, करेक्ट ना? तो एक वाई से वाई स्क्वायर में एक कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा में ये कैंसिल, करेक्ट। तो बचा क्या? ये वाई और ये वाई, ये डिस्टेंस है तो ये भी कांस्टेंट, तो मैं इसको यहाँ पर बाहर लिख लेता हूँ। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या बचा? कॉस थीटा डी थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि अब थीटा के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते वक्त हमारे पास 12th क्लास की नॉलेज यूज होती है। वो नॉलेज क्या कहती है आपको भी बताता हूँ मैं। वो नॉलेज कहती है कि जब आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ोगे, डेफिनेट इंटीग्रल कब आएगा आपका? इंटीग्रेशन में लास्ट पार्ट। उस लास्ट पार्ट में आप देखोगे कि जब लिमिट इस तरह से हो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, तो क्या होता है कि हम इसको इंटीग्रेट करने से पहले दो कंडीशन चेक करते हैं। जिस फंक्शन को, फंक्शन कौन? ये जो वेरी करेगा, जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके पास दो कंडीशन चेक करते हैं। क्या वो फंक्शन इवन है या ऑड है? अब इवन ऑड कैसे पता चलता है? तो सिंपल, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, मान लो कोई भी, उसमें x की जगह पर माइनस एक्स रख दो, पूरा का पूरा आंसर माइनस में अगर कन्वर्ट हो गया तो वो ऑड होता है। देखो कैसे, अगर y x का फंक्शन है जो कि वैल्यू दे रखी है x प्लस टू, इसमें अगर x की जगह पे माइनस एक्स रख के चेक करते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह से, हो जाएगा और माइनस में आ गया तो ऑड। लेकिन अगर कुछ इवन फंक्शन भी होते हैं, कैसे? तो आंसर है कि जैसे कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा है इस पे अगर हम थीटा को माइनस रख देते हैं फिर भी इसका आंसर वही आता है जो कॉस थीटा से आएगा। कहने का मतलब कि अगर थीटा को हम माइनस कर दें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये चीज़ इक्वल होती है, माइनस से फर्क नहीं पड़ता, एक कॉस में और एक सेक में। इनको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। कैसे कैसे होता है, आप जब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कल पढ़ोगे ना, उसमें आप जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम थीटा को चाहे माइनस लें चाहे प्लस लें, आंसर एक ही आता है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। और जब हम इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन इस लिमिट में करते हैं, जो लिमिट माइनस में 5 हो प्लस में 5 हो, माइनस में 10 हो प्लस में 10 हो, ठीक है, तो ऐसे में हम फंक्शन को चेक करते हैं। और अगर फंक्शन इवन है तो उसको हम लिखते हैं 2, लिमिट को कर देते हैं 0 से इन्फिनाइट, चेंज करने का रूल होता है, और इसको लिखते हैं कॉस थीटा डी थीटा। और अगर ये ऑड होता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? तो जब पूरा फंक्शन इसको माइनस में लिखते हैं और फिर लिमिट लगाते हैं। आई फॉरगॉट लिमिट, किसमें लिमिट क्या लगती है, फिर यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा होता है, और लिमिट शायद वही होती है, आई थिंक, मैं भूल गया उसको, चेक कर ले लिमिट एक बार, ठीक है। कॉस थीटा हमारे पास एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में हम लिमिट को इस तरह से लगा सकते हैं, तो ठीक है, हम इसको भी लिख लेते हैं फिर।
तो ये क्या बन जाएगा, ई नेट इक्वल्स टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनाइट तक, और जो 2 है 2k लैम्डा अपॉन y विच इज कांस्टेंट, लिमिट हो गई 0 से इन्फिनाइट और 0 से इन्फिनाइट, और कॉस थीटा डी थीटा। लेकिन अब अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो एक चीज़ और चेक करते हैं, वो ये जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में लिमिट भी होनी चाहिए। लेकिन ये लिमिट तो लेंथ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये चीज़ क्या है, लेंथ, और लेंथ के रिस्पेक्ट में है तो इसको आगे इंटीग्रेट अभी नहीं कर सकते हो। तो आप अभी क्या देख रहे हो कि इंटीग्रेशन में रूल कैसे कैसे चलते हैं। फंक्शन नहीं है तो पहले चेंज करो, है ना, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में लेकर आओ, फिर लेकर आओ तो उसको पहले चेक करो कि कौन कौन कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर, फिर प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर, वैसे हर किसी में नहीं लगती है लेकिन यहाँ पर लग गई, ठीक है। प्रॉपर्टी का कोई चिंता नहीं है, आपको नहीं आता है तो प्रॉपर्टी को बस एक बार पढ़ना है, नज़र में बस जाएगा। तो आप देख लेना कि अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ टकराती है तो क्या प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हाँ तो प्रॉपर्टी याद नहीं है तो देख लो, प्रॉपर्टी को देख के अप्लाई कर लो, याद है प्रॉपर्टी तो लिख दो, ठीक है ना। बस आपको प्रॉपर्टी एक बार रीड करनी है, समझनी है कि कैसे कैसे चीज़ों को हम देख सकते हैं। अगर वो नज़र में एक बार बस गई, फिर अगर कभी फ्यूचर में देखते हो तो उसको अप्लाई कर लो। तो इसको हम जब लिमिट में चेंज किया, फिर अब ये भी प्रॉब्लम कि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में लिमिट होनी चाहिए। तो अब लिमिट को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये लेंथ की लिमिट है ना। कैसे करेंगे, लेंथ किसकी लैंग्वेज में, एक्स की लैंग्वेज में। तो अब हम लिमिट को चेंज करने का तरीका सीखिए जो आपको इंटीग्रेशन में भी काम देगा। बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन 12th के इंटीग्रेशन में। यहाँ पर x कितना, 0, हमने 0 किया, इक्वल्स टू y tan थीटा। y को जब डिवाइड में लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा tan थीटा। अब आप बताइए कि जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो थीटा की कौन सी वैल्यू पर tan 0 होता है, 0 पर, है ना, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर। तो ये मिल गई पहली लिमिट। दूसरी, इन्फिनाइट, x की वैल्यू इन्फिनाइट इक्वल्स टू y tan थीटा। अब y को जब डिवाइड में लाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी वो इन्फिनाइट ही रहेगा, तो भी ये चीज़ क्या रहेगी, इन्फिनाइट। अब थीटा की कौन सी वैल्यू पर tan इन्फिनाइट होता है, 90 डिग्री पर। तो थीटा मिल गया आपको एक केस में π/2। तो 0 के लिए 0 डिग्री और इन्फिनाइट के लिए π/2। तो अब इस लिमिट को चेंज कर लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू π/2। थीटा मत भी लिखो तो भी चल जाएगा। तो अब लिमिट आ गई है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट फाइनली कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ करता हूँ। ओके, नाउ ई नेट विल बी 2k लैम्डा अपॉन y। सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और साइन का होता है माइनस कॉस थीटा। देखिए क्या है ना कि कुछ कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करते करते याद भी हो जाती हैं, सही है। तो याद हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। नहीं अगर याद हो रही ना तो आप एक बार देख लेना, नेट पर चेक करेंगे कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। ऐसे ऐसी चीज़ें चेक कर सकते हो प्रैक्टिस करने पर, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, साइन थीटा लिमिट 0 से π/2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट का मतलब क्या होता है, रेंज कैसे निकालते हैं। तो अगर ये स्केल है, ये आपका 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ 10 पे आया, इसकी रेंज लेंथ कितनी है, 10-1। ये तो करते हैं ना, इसमें भी वही करते हैं, π/2 रखेंगे फिर -0 रखे चेक करेंगे। तो लिमिट को या रेंज को हम ऐसे ही चेक करते हैं। तो 2k लैम्डा अपॉन y, ठीक है। पहले हम ऊपर वाली रखते हैं, तो थीटा की जगह पे π/2 रखेंगे। साइन 90 कितना होता है, 1, फिर माइनस साइन 0 और इसका आंसर 1 ही आएगा। तो फाइनल अब आपके पास बचेगा क्या चीज़, ये
इसको फर्दर कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। तो आपके पास ये फाइनल आंसर है, जिसमें आपके पास y एक नोन होना चाहिए कि पार्टिकल इस जो लेंथ है उससे कितनी दूर है या कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हो। आपको पता है ना कि सेंटर ऑफ मास से क्यों लेते हैं डिस्टेंस? क्योंकि जितने भी लॉज हैं वो सेंटर ऑफ मास के लिए फॉलो करते हैं, हाँ, कूलम्स के, इन सब के। तो यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस है ये आपको मिल जाएगा। अब आप सोच सकते हो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका नेचर कैसा मिला आपको? तो एकदम नंबर मिला फिक्स। ये एंगल कुछ भी होता तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती? क्या दिखता है आपको? एंगल है क्या? नहीं है। हाँ, ठीक है, ये हमने कर लिया, इसको हमने कर लिया पूरी तरह से। हमारे पास बस क्या चीज़ है कि अगर ये y बदलेगा तो नेट बदलेगा। y के बदलने का मतलब कि ये डिस्टेंस, अगर ये पार्टिकल यहाँ होता तो ये डिस्टेंस ऐसे बनती, और अगर ये चीज़ यहाँ होता तो ये डिस्टेंस ऐसे, और यही पार्टिकल यहाँ होता तो y कितना? y 0। तो ऐसे समझ में आएगा केस ना कि इसके बदलने से ये बदलेगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग। ठीक है, सर्कुलर रिंग, ये चार्ज है कोई, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत सिंपल कि जब ये चार्ज है तो कैसा चार्ज है? ये इस तरह से चार्ज होगा, इसमें चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म अगर नहीं होता तो क्या गड़बड़ हो जाती? पहले वाले केस का सोचो जिससे पहले किया है, वो लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर में यूनिफॉर्म था, इसीलिए आधा जो हमने बनाया था वो इधर वाला लेफ्ट साइड वाला वो इस वाले कंपोनेंट से और इस वाले कंपोनेंट से कैंसिल हो गया था। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता, यहाँ का चार्ज ज़्यादा यहाँ पर कम, तो वहाँ पर भी एक नेट इफेक्ट बनता राइट साइड पर। तो यूनिफॉर्म होना चाहिए तभी हम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। नहीं है यूनिफॉर्म तो आपको कंप्यूटर सिमुलेशन या और हाई टेक्निक चाहिए होगी मैथमेटिक्स की। तो एक पॉइंट चार्ज से हम एक के लिए मानेंगे तो बाकी सबको ऐड कर लेंगे, इसके सबके लिए सबको ऐड कर लेंगे बाकी। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है? r, सेपरेशन डिस्टेंस, करेक्ट ना? यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, कहीं से भी। और ये कितनी दूरी पर है? उसमें y था तो इसमें x मान लो, और ये एंगल थीटा अगर एंगल बन रहा है तो। अब कैलकुलेट करते हैं, इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर यहाँ है। सिमेट्री फॉलो कराएं तो ये भी इस पर लगाएगा एक फोर्स, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी। नाउ यू नो कि क्या होने वाला है। इसके कंपोनेंट एक यहाँ बनेगा तो एक यहाँ बनेगा, इसका कंपोनेंट एक नीचे बनेगा। दोनों के सेम होने चाहिए, एक बड़ा एक छोटा दिखता है बट सेम होना चाहिए दोनों में। ठीक, एक यहाँ और एक यहाँ पर, और आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों चार्ज तो यूनिफॉर्म है, इक्वल अमाउंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कैंसिल, ये कंपोनेंट बचेगा। ये कंपोनेंट कितना है अब इसको फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है तो इसको बना के देखते हैं। ये एंगल थीटा, अच्छा ये पूरा का पूरा 90, ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सही है ना? कि 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90। अच्छा फिर एक ये एक करके फाइंड करते। थीटा हो गया, ओके। जो लाइन ऐसे जा रही है, एक पॉइंट उसको ऐसे कट करता है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, वर्टिकली अपोजिट है ना।
वर्टिकल अपोजिट में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ये थीटा है, ये भी तो थीटा होगा ना, सेम एंगल, क्योंकि ये तो दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा, इस हिसाब से ये भी थीटा। सही कहा मैंने? तो थीटा चाहे यहाँ मानो, कहाँ मानना पड़ेगा, चाहे यहाँ, और जो लाइन ऐसे जा रही है, जो लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे करके ये पॉइंट अगर हम देखें, ये वाली तो ये लाइन है, ठीक है, और ये वाली लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा फिर हमारा। यहाँ भी थीटा मान सकते हो, करेक्ट ना, चाहे यहाँ मानो चाहे यहाँ मानो। सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, तो सामने वाला हो जाएगा डी ई साइन थीटा, क्योंकि इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्मॉल ली है हमने। क्यों स्मॉल? क्योंकि लेंथ हमने बहुत स्मॉल लेंथ में कुछ चार्जेस आएंगे। स्मॉल लेंथ में कितने चार्ज आते हैं, तो वी नो कि डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एल, याद है ना कि डी एल लेंथ में डी क्यू चार्ज, तो 1 यूनिट लेंथ में कितने चार्ज, 1 यूनिट लेंथ में इतने चार्ज। क्या था ना हमने, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डीएल की लेंथ में इतने चार्ज, और इतने चार्ज की वजह से इनकी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, तो ये सामने वाला कंपोनेंट डीई साइन थीटा, और परपेंडिकुलर पे परपेंडिकुलर डीई कॉस थीटा। जो हमने इससे पहले किया था उसमें सारे के सारे कंपोनेंट ऐड हो जाने चाहिए थे। मतलब कहने का क्या कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे बनाई थी, यहाँ पर प्लस चार्ज थे और ये इस तरह से था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम कर रही थी यहाँ पर, बाकी फिर इसकी यहाँ पर एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये दोनों कैंसिल, फिर यहाँ पर बचा था। तो ये कंपोनेंट का इफेक्ट कितना होना चाहिए था, 1DE 2DE 3DE कितना होना चाहिए था, मतलब 1Q 2Q 3Q, क्योंकि इसमें एक चार्ज की वजह से DE, दूसरे की वजह से DE साइन थीटा 2DE, तीसरे की वजह से 3DE, है ना। क्यों नहीं किया था हमने, क्योंकि हमने जो लिमिट लगाई थी ना माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, वो उसी में समा गया था कि जो ये DE है वो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है, डिस्टेंस का, और वो डिस्टेंस हमने कहाँ से कहाँ तक ली है, यहाँ तक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ से कहाँ तक है, उसमें हमने ऐड नहीं किया था। बट इस वाले में भी कितना होगा, DE cos थीटा, सही है। फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट कर देंगे किसकी वजह से, इन सभी की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस का फंक्शन है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी DE cos थीटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, टोटल DE cos थीटा को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक करेंगे इंटीग्रेट, तो एक पॉइंट से यहाँ तक, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी पड़ेगी फिर हमें, देखिए इसमें हम इसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तो आंसर है 0 से टोटल लेंथ 2πa पर, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 2πa, और DE कितना होता है, तो आंसर है K DQ अपॉन में R², मतलब ये, ठीक है। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्जेस कंसंट्रेटेड एट पर यूनिट लेंथ, DL लेंथ में कितने चार्ज है देखिए। अब उसके बाद हम इस DQ को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड इट एज लैम्डा DL अपॉन में R²। इवन ये जो R है इसको नॉन क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लो। नॉन कौन सी होती हैं, X और A, ये एग्जाम में गिवन होगा, आपको नहीं होगा तो R में निकाल लेना, ठीक है। बट इसको नॉन में कन्वर्ट करेंगे तो R² ये कितना होगा, ये 90 डिग्री का एंगल, तो पाइथागोरस लगाएंगे, दिस विल बी R² विल बी x² प्लस a², तो x² प्लस a²। मेन कंसर्न था हमारा कि लिमिट क्या आनी चाहिए,
हम उसको लेकर आ गए कि इसको कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 2 पाई ए। इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। डी ई की प्लेस पे के लैम्डा डी एल एंड आर स्क्वायर की प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन वी विल हैव कॉस थीटा, करेक्ट? ओके, कॉस थीटा। यहाँ पर जिसे इंटीग्रेट करना है वो कौन है? दिस डी एल। क्यों? क्योंकि अब हम इस टोटल चार्ज के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर में क्या मीनिंग होती है कि जो डी एल होता है या डी एक्स होता है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है, उसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हमने इसको एंगल में कन्वर्ट कर लिया था। और यहाँ पर इसको तो ईजी है एक सर्कुलर रिंग के लिए, तो हम इसको एंगल में बिना कन्वर्ट किए इसी एंगल को लेंथ में चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैं इसकी एक आपसे एक पर्सनल डिस्कशन भी करूंगा इसके बारे में। तो कॉस थीटा को हम लेंथ में चेंज कर लेते हैं एंड दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज एक्स अपॉन में, और आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ, क्योंकि आर स्क्वायर तो ये था तो आर ये हो जाएगा। कांस्टेंट के, लैम्डा और ये सब कांस्टेंट है, जो बचा है वो केवल डी एल जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। सो के लैम्डा, लैम्डा पता है पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होता है, डिस्कस किया था हमने। और एक्स, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ, पावर ऐड हो जाएगी। और डी एल को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई ए तक। नाउ फर्दर इसको आगे ले जाएंगे। के लैम्डा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। डीएल को करेंगे इंटीग्रेट, सो इट विल बी एल। डीएल को इंटीग्रेट करेंगे ये एल हो जाएगा। dx को इंटीग्रेट करते हैं अकेला तो वो x हो जाता है, dy को करते हैं तो वो y हो जाता है, dl को करेंगे तो l हो जाएगा। लिमिट रखेंगे 2 पाई a माइनस 0, तो इट विल बी 2 पाई a ओनली। ठीक है, अब ये लैम्डा और 2 पाई a इनका एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या कि चार्ज, टोटल चार्ज, क्योंकि हमने टोटल लेंथ ली है तो टोटल चार्ज इक्वल्स टू लैम्डा 2 पाई a, लैम्डा dl। वो dl हमारे पास पूरा l बन गया और ये dq q बन गया। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि k q x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये आपके पास है ई नेट। अब आगे इसको एक और चीज़ पे ले जाते हैं जिसको बोलते हैं केस, लिमिट। पता है ये चीज़ आपके पास फाइनल आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करते तो इतना इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता, 2-3 स्टेप में ही काम हो जाता। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड देखते, पहला चीज़। दूसरा, वो सरफेस एरिया हम लेते जो हम सिमेट्रिकल गॉस सरफेस मानते हैं, उसको वैल्यू पुट करते और हमारा आंसर हमारे पास। लेकिन ये विदाउट गॉस लॉ है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है। इसीलिए गॉस लॉ की एक एप्लीकेशन भी है, वो ये कि लॉन्ग कैलकुलेशन को, ये हैंडी कैलकुलेशन को इजी बनाता है, कॉम्प्लिकेटेड को गॉस लॉ। लेकिन ये बिना गॉस लॉ के तो इसमें इंटीग्रेशन लग जाता है। ठीक है, अच्छा केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1 कि अगर जो ए है वो वेरी वेरी स्मॉल एक्स के कंपैरिजन में हो, मतलब कि ये पार्टिकल बहुत दूर हो जाएगा। आप जानते हो कि अगर इसको हम दूर कर देंगे इट विल बी लाइक ए पॉइंट चार्ज, है ना। हम बहुत टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं और ये पॉइंट चार्ज की तरह बन भी जाएगा। देखो कैसे, ई नेट कितना होगा, के क्यू एक्स, और ए बहुत छोटा है तो इग्नोर, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये 2 बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल बी लेफ्ट विद एक्स क्यूब, और इससे ये कैंसिल तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, करेक्ट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं फिर के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये क्या है, ई फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।
ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रही है और कुछ नहीं। बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला तो आपके पास यही वाला है, बाकी जो चीज़ें चेंज होती हैं हम चेंज कर देते हैं। क्या क्या चेंज होता है? कभी कभी हम इस Q को DQ लिखते हैं। मेन इसमें जो चेंज होने वाला है वो है ये R। और कभी कभी हमने ये देख लिया पूरी अपनी 12th में फर्स्ट चैप्टर में ये कि कभी कभी ये जो E है वो एक कंपोनेंट में आ जाता है DE cos थीटा में, या फिर ये R को हमें बदलना पड़ता है। तो दो ही चीज़ें हमें बस कंसर्न में लानी है, एक एंगल जब कंपोनेंट में आएगा, दूसरा ये डिस्टेंस। अगर ये बदल रही है तो बदलो, है ना, यही है इसमें। और इंटीग्रेशन के वक्त आपको यही देखना है कि किसको किस में बदलना है। cos थीटा को हमने इस वाले फॉर्मूले में लेंथ में कन्वर्ट कर लिया और पहले वाले में लेंथ को cos थीटा में कन्वर्ट किया था। ये क्यों किया था वीडियो तो है, बट आपसे मैं अलग से एक बार डिस्कस भी करूंगा कि इनको ऐसे क्यों किया। बट आप फिर भी समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला ये, कंपोनेंट में तो cos थीटा R स्क्वायर, इन्हीं के लिए इंटीग्रेट करना है। और वो इंटीग्रेशन में थोड़ी बहुत जो मैथमेटिक्स यूज होती है वो सब चीज़ें। अच्छा, एक और, अगर ये A बहुत ज़्यादा हो और X बहुत स्मॉल हो, ऐसे केस में ये पार्टिकल एकदम सेंटर पे मान लो, इसके एकदम करीब। और ऐसे में क्या होगा कि अगर ये X बहुत स्मॉल है तो ये भी इग्नोर करना पड़ेगा, दिस विल बी ज़ीरो एंड देन होल इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो। तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगी नियर ए सर्कुलर रिंग। मतलब कि सेंटर पे हम कहाँ आ गए? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। और ये गॉस लॉ भी तो कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर आप इसके अंदर आ जाओगे, अगर आप इसके अंदर आ जाओगे तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाओ। क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? नहीं है, वो तो आउटसाइड है। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो। और ये भी यही कहता है। तो गॉस लॉ हर तरह से कूलम्ब्स लॉ को फॉलो करता हुआ आ रहा है, वैलिड है हर जगह पर। ये भी दिखता है वैलिड है। अगर हम अंदर आ गए तो यू नो कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अंदर कोई चार्ज नहीं है, एक गॉसियन सरफेस बनाकर देखेंगे। पहले हम गॉसियन सरफेस बनाई, अंदर कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। और ये भी वही कहता है कि इग्नोर, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। सो दिस इज योर केस 2। ओके, नाउ अब मैं आपसे कुछ पर्सनल डिस्कस करता हूँ, ठीक है?